ये बात देखिए बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ब्लॉक में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि जब आप चुनाव जीतते हैं तब आप क्यों नहीं कहते कि ईवीएम खराब है? तब आप जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप बॉयकॉट कर दीजिए चुनाव का। उमर अब्दुल्ला जो आज कह रहे हैं, एक तरह की वो खींच जाहिर कर रहे हैं कि भाई रियल इश्यूज पे तो आओ। गठबंधन जो होते हैं वो सत्ता में आने के लिए होते हैं, विपक्ष में रहने के लिए गठबंधन कोई नहीं करता। जिस तरह का नंबर गेम है उसमें इंडिया गठबंधन का मजबूत रहना, इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे हैं आपसी मतभेद के चलते। ये अलग बात है। एलआई सोच सकते हैं कि मेरे कंधे पे चढ़ के इनको, और वो क्यों, हम इनको क्यों प्रॉप अप करें और प्रॉप अप करके और मेरा ये एजेंडा छीनने लगें और अपने ही सुर में गाने लगें। एक ये हो सकता है। एक बहुत बड़ा तबका है, पहले भी होता होगा, जिसको कास्ट से कोई लेना देना नहीं है अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं हूं पूर्णेंदु शुक्ल। आज इस खास चर्चा में मेरे साथ हैं मयंक सर, अखिलेश सर, संजय सर और सुमित सर। आज हम बात करेंगे इंडिया ब्लॉक की, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने देखा किस गर्मजोशी से इंडिया ब्लॉक के सभी घटक दल चुनाव लड़ रहे थे और एक हद तक उन्हें सफलता भी मिली। पर चुनाव के बाद, खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के हार के बाद, इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ताज़ा जो विवाद है वो सामने आया है ईवीएम को लेकर के। पहले तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा कि अगर कांग्रेस को ईवीएम पे यकीन नहीं है तो अपनी जब वो जीतती है तो सेलिब्रेट क्यों करती है, और हारती है तो फिर उसके बाद वो ईवीएम को दोष देती है। इसी बयान के संदर्भ में फिर टीएमसी के जो सीनियर लीडर हैं, ममता बनर्जी की जो भतीजे अभिषेक बनर्जी, उन्होंने भी इस बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको ईवीएम पर कोई आपत्ति है तो उसके लिए आपको ठोस साक्ष्य देने चाहिए। तो इन सब चीज़ों से एक एक्सपर्ट जगत में भी एक चल रहा है कि क्या इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है। बीच में ये खबरें अखिलेश को लेकर के भी आ रही थी कि जो लोकसभा में सीट बंटवारा हुआ है, अखिलेश यादव, सॉरी अखिलेश, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को लेकर खबर आई थी कि लोकसभा में जो हालिया जो सीट बंटवारा हुआ है उससे वो खुश नहीं है और उसके लिए उनकी नाराजगी कांग्रेस से है। फिर संबल कांग्रेस की जो अति सक्रियता है यूपी में, उससे भी बताया जा रहा है वो खुश नहीं। तो इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। पहली टिप्पणी सुमित सर आज आपकी लेंगे। धन्यवाद। ये बात देखिए बिल्कुल ठीक है कि इंडिया ब्लॉक में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इंडिया ब्लॉक बना क्यों था? सबसे पहली बात, इंडिया ब्लॉक बना था 2024 के लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कि अगर भाजपा का मुकाबला करना है, नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत का मुकाबला करना है तो एक यूनाइटेड ताकत से लड़ना चाहिए। उस पर्पज़ से 2 साल पहले, 24 के 2 साल पहले ये प्रक्रिया शुरू हुई। नीतीश कुमार ने शुरू किया, फिर बाद में कांग्रेस ने टेक ओवर कर लिया, नीतीश बाहर हो गए वगैरह वगैरह, उस इतिहास में नहीं जाता हूँ। तो वो पर्पज़ जो था कि बीजेपी के विजयी रथ को रोकना है, वो 2024 4 जून को डिफीट हो गया। आपकी पूरी एकता जो थी वो धरी रह गई। बीजेपी की सीटें भले ही कम हो गई पर इतनी कम भी आप नहीं कर पाए कि आप उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप ले सकें। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सक्सेसफुली प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो ऐसे में इस इंडिया ब्लॉक की अब क्या ज़रूरत है? ऐसी स्थिति भी नहीं है कि देश में हंग पार्लियामेंट है या बीजेपी के पास नंबर इतने भी नहीं है कि वो 5 साल खींच ना पाए। बड़े आसानी से उन्होंने गठबंधन बनाया और सबसे अच्छा जवाब तो स्टॉक मार्केट ने दिया। 4 जून के बाद 5 और 6 का जो स्टॉक मार्केट था वो मेरे ख्याल से इस साल का सबसे बड़ी बढ़त हमने देखी थी उन दो दिनों में, जो भी वर्किंग डेज थे, मैं डेट भूल रहा हूँ। तो मैं जनता ने भी इस बात पे भरोसा दिया कि उनको नरेंद्र मोदी या जो पुरानी सरकार चल रही थी उस पर उनको भरोसा है और उसी चीज़ को उन्होंने ऐसे में जो कांग्रेस के अपने साथी थे, क्योंकि कांग्रेस इस मोर्चे का नेतृत्व कर रही थी, वो सब अब अपनी अपनी स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं। शिवसेना ने सबसे पहले आंख दिखानी शुरू की इस चुनाव के बाद। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वहाँ बीएमसी के चुनाव आ रहे हैं और सब पूरी चांसेस हैं कि शिवसेना अलग चुनाव लड़ेगी, शायद इंडिया ब्लॉक ना हो, आई एम नॉट श्योर, ऐसा इशारा मिल रहा है। या और जो वहाँ पे 17-18 म्यूनिसिपैलिटीज़ के चुनाव है महाराष्ट्र में, तो लग रहा है कि शिवसेना अलग होकर लड़ेगी और ये लोग अलग होकर लड़ेंगे, कांग्रेस के लोग। फिर समाजवादी पार्टी का आपने जिक्र किया, भैया यूपी का चुनाव 2 साल के बाद हैं। संभल में बीजेपी ने उपचुनावों में जब 9 उपचुनाव हुए 7 सीटें जीती योगी आदित्यनाथ ने। वहाँ दिख गया कि आपने कांग्रेस को सीट नहीं दी थी तो कांग्रेस ने एक तरीके से हमारी हार नहीं है वाले एटीट्यूड में आ गए। अखिलेश को भी उनकी ज़रूरत नहीं बची। अब रही सही कसर जिस उमर अब्दुल्ला के भरोसे इन्होंने कश्मीर में चुनाव जीता, क्योंकि जो 4 चुनाव हुए हैं
लोकसभा के बाद झारखंड और जम्मू कश्मीर जहाँ पर बीजेपी नहीं जीती, वो कांग्रेस की वजह से नहीं जीती है। वो पार्टियाँ वो अपनी वजहों से जीती। झारखंड में जेएमएम अपनी वजह से जीती, इसी तरह जम्मू कश्मीर में एनसी अपनी वजह से जीती। कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था कि कांग्रेस ने परिणामों को बदल दिया, वो उन पार्टियों की अपनी लोकप्रियता थी। तो ऐसे में ये पार्टियाँ अपने एग्जिस्टेंस के लिए क्यों अपने अपने रोल को बढ़ाए ना। अगर उमर अब्दुल्ला कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं, जो राहुल गांधी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, कि भाई ईवीएम को सोच समझ के बोलना चाहिए, और ये फैक्ट तो हम लोग इस मंच पे कितनी बार कर चुके हैं, कितनी बार चर्चा हो चुकी है कि जब आप चुनाव जीतते हैं तब आप क्यों नहीं कहते कि ईवीएम खराब है। तब आप जब आप चुनाव में जाते हैं तो आप बॉयकॉट कर दीजिए चुनाव का, कि हमें चुनाव का हिस्सा नहीं लेना क्योंकि ईवीएम आपकी गड़बड़ है। पर आप ये भी नहीं करते हैं, आप चुनाव लड़ेंगे भी और परिणाम के अगले दिन उसको खराब भी कर देंगे। तो ये जो अब रोल है कांग्रेस पार्टी का, जो नैरेटिव है कि एक जगह पे सुई अटक गई आके, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। अगर उनके अपने साथी उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी, उमर अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तो कहीं ना कहीं नैरेटिव जो सेट किया गया था कांग्रेस के थिंक टैंक के द्वारा, उस पर रीडू करने की ज़रूरत है। और इसीलिए अगर रीडू नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि आपने शुरू में अपने कमेंट में बहुत एक बात, आप एक लाइन बोल गए और मेरे कानों में गूंज रही है कि इंडिया ब्लॉक का भविष्य क्या है। ऐसे में इंडिया ब्लॉक कहाँ बचेगा। वो I.N.D.I. हम लोग कहते हैं डॉट डॉट डॉट, वो डॉट प्रोमिनेंट हो गया है, बाकी सब पीछे छूट गया है। संजय सर, गठबंधनों में अलग अलग मुद्दों पे कई बार पार्टियों की अलग अलग राय होती है, उसके बाद भी गठबंधन चलते हैं। कई बार तो गठबंधन ऐसे ही बनते हैं कि वैचारिक रूप से एक दूसरे के विरोधी होते हैं। महाराष्ट्र उसका ताजा उदाहरण है। तो हम क्यों ना इसको सिर्फ उस रूप में देखें कि भाई ईवीएम पे राय अलग अलग है, बाकी इंडिया गठबंधन में सब ठीक है, या आपको इसको आप दूसरे दृष्टि देखते हैं। और कुछ जम्मू कश्मीर को लेके कुछ आप अंदरूनी कुछ बताना चाह रहे थे, कहानी कुछ। सावरकर भी साथ में जोड़ दिया, अन्य कई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि देखिए, राजनीति में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये संयोग कहें या जो भी कहें, ये 2 दिन की सदन में जो चर्चा हुई संविधान पे, जो कांग्रेस ले करके स्वयं ही, मतलब कांग्रेस इसका क्रेडिट लेती है कि हमने सरकार को बिल्कुल दबा दिया और 2 दिन का हमने राज्यसभा लोकसभा में वो इस पे बहस लेकर के आए। अब ये किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने गली नुक्कड़ चौक चौराहे कि 2 दिन के बाद क्या कांग्रेस उठी या कांग्रेस पिटी, 2 दिन की चर्चा के बाद, क्योंकि उनकी तरफ से दोनों भाई बहन दोनों आए थे। सारे नेताओं को दरकिनार करके प्रियंका गांधी को प्रोमिनेंस दे करके पहला स्पीकर बनाया गया। उसमें मतलब उन्होंने एक सेल्फ गोल सा हिमाचल को कर दिया। राहुल गांधी जो बोले उसमें तमाम तरह के अलग एक हास्यास्पद वो कहानी हो गई। पीएम ने जो कहा या बाकी वक्ताओं ने जो कहा, तो कांग्रेस इसमें उठी या कांग्रेस ने अपना एक सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग वुंड ले लिया। एक सवाल वो है, वो मैं छोड़ देता हूँ लोगों के ऊपर अपना जज करने के लिए कि उनका क्या हुआ। उसके बाद ये आता है उमर अब्दुल्ला का। ये प्लेन कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दिस कोइंसिडेंस इज टू स्टार्क टू इग्नोर। बिल्कुल मतलब ऐसा आया है। आज राज्यसभा में वो चल रहा है, कल प्रधानमंत्री उसका जब वहाँ पे जवाब देंगे। राज्यसभा में कहते हैं कि उनके पास और अच्छे वक्ता हैं, वो देखते हैं। उमर अब्दुल्ला, अगर याद हो तो पिछले 2 महीने पहले यहीं पे बैठ के, मतलब या तमाम चैनल पे या बाकी जगह सुमित अखिलेश ने मतलब एज टेलीविजन एंकर्स काम किए, आपने अलग चर्चा की। कांग्रेस कितना सेलिब्रेट करी थी। कांग्रेस की 5 या 6 सीट वहाँ पे 6 सीट आई। 6 सीट जो आई उसमें वो जम्मू रीजन में कोई सीट नहीं जीत पाए। उनको दिया इसलिए गया था कि आप कोई हिंदू जिताइए, कोई हिंदू नहीं मिला तो एक मतलब अंत में नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक हिंदू जो था उसको, मैंने उनका सहयोग कहें या जो भी, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद मिल गया, क्योंकि वो जम्मू एरिया से बिलोंग करते थे। जब ये सवाल, उस दिन भी उमर अब्दुल्ला ने बहुत तल्ख टिप्पणी करी थी कि ये सीटें तो हम वैसे भी जीत जाते, हमने अलायंस इसलिए किया था कि ये लगे कि बीजेपी के साथ हम किसी हाल में नहीं जाएंगे। तो आप सेलिब्रेट करते रहे कि इंडिया की विक्ट्री है। उसके बीच में भी उमर अब्दुल्ला ने कई बातें कही थी, फारूक अब्दुल्ला ने भी कही थी जब उनका कैंपेन चल रहा था। इस आलोक में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उमर अब्दुल्ला जो आज कह रहे हैं, एक तरह की वो खींच जाहिर कर रहे हैं कि भाई रियल इश्यूज पे तो आओ, अगर बीजेपी से लड़ना है तो रियल इश्यूज पे आओ। क्योंकि लोग को भी आप हर बार कहेंगे, उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, जब आपकी 100 सीटें आई तब तो आप विक्ट्री की तरह उसको मान करके सेलिब्रेट कर रहे थे, इसी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 6 महीने पहले।
तब उसको आप विक्ट्री मान रहे थे, और अभी जब आप हार रहे हैं तो उसको आप अपना लॉस मान रहे हैं। 99 के फेर में फंसी रही हाँ, है। उन्होंने मतलब जो कहा था 3 फिगर तो मैंने ट्रिपल डिजिट में नहीं गया था। 99 का चक्कर जो एक मुहावरा है, तो 99 का फेर, तो वहाँ पे मसला अटकता है। इनके अंदर भी सुमित करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, कार्तिक चिदम्बरम और शशि थरूर, ये दोनों भी उस पे जितना पिच पे जा रहे थे उन्होंने आगाह किया कि वहाँ पे मत जाइए, क्योंकि लोग इस चीज़ को मान नहीं रहे, कोई नहीं मानता। टीएमसी अलग, वो अभिषेक बनर्जी के बोलने का मतलब है ममता बनर्जी का बोलना, उसमें कोई मतलब अगर मगर वहाँ कोई भी बोलता है तो मान लीजिए कि ममता बनर्जी बोल रही है। तो मुश्किल ये है कि आप जाएंगे कहाँ। ईवीएम पे कोर्ट के मतलब इतने फैसले हैं, हर बार वो जवाब देती है, हर बार आप वहाँ चले जाते हैं। मुश्किल ये है कि राहुल गांधी कह नहीं सकते कि हमने संगठन के वजह मैंने हमने कैंपेन किया और हार गए। खरगे साहब का मतलब वो नहीं कह सकते कि वो इतने जगह गए और फिर मतलब मिट्टी पलीद हो गई। ठीकरा आप कहाँ फोड़ेंगे, कार्यकर्ताओं को कैसे आप जिंदा रखेंगे। अब मुश्किल ये है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के चक्कर में अपने जो कुनबा बनाया है, इंडिया अलायंस कहें, इंडिया ब्लॉक कहें, I.N.I.A कहें, जो भी कहें, वो कुनबा बनाने में वो आप अपने कार्यकर्ताओं को किसी तरह, क्योंकि शीर्ष पे ठीकरा न फूटे, आप वो कर रहे हैं। अब शीर्ष को बचाने के चक्कर में पता चला कि जितने आपने तनाव ना जो उगाए थे इधर, कोई खेती होती करके इधर कोई तनाव उगाया इधर तनाव, वो सारे कटते जा रहे हैं। अगर वो कट जाएंगे और जड़ ऐसे ही कमजोर है तो समझिए फिर आप कहाँ जाएंगे। अखिलेश सर, ये तो जो संजय सर ने कहा कि कई बार ये रणनीति का भी हिस्सा होता है कि कार्यकर्ताओं को थोड़ा सेटिस्फाई करने के लिए हार का ठीकरा ईवीएम पे फोड़ दो। तो बीजेपी भी एक ज़माने में ऐसा करती थी। अगर कांग्रेस ने ऐसा कर दिया तो उसके जो सहयोगी घटक दल हैं उस गठबंधन के, उनको इतनी क्या दिक्कत होगी, इतना मुखर तरीके से उसको रख रहे हैं? क्या पर्दे के पीछे कुछ और है? मतलब इसमें 2-3 बातें। पहली बात तो ये जो आपने इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर के पूछा था, वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा ईवीएम को लेकर, तो जो ईवीएम पर बीजेपी की बात होती है, क्योंकि ये सही बात है कि बीजेपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे जब लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी ने पीएम प्रोजेक्ट किया था। 2009 की बात है, जब जीवीएल नरसिम्हा राव जो कि उनके रणनीतिकार भी होते थे, बीजेपी के सर्वे वगैरह करते थे, उन्होंने किताब भी लिखी थी, इसको एंडोर्स भी किया गया था। लेकिन यहाँ पर यह बात तो सब कहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि जब इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम आरोपों का जवाब दे दिया था, उसके बाद से बीजेपी ने उस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। 2009 के चुनाव के बाद जब इलेक्शन कमीशन की ओर से ईवीएम को लेकर जवाब दे दिया गया था, तो फिर उसके बाद बीजेपी में चाहे आडवाणी हो चाहे दूसरा कोई नेता हो, उसने कभी ईवीएम के ऊपर सवाल नहीं उठाया। उसके बाद चुनाव भी हुए, गुजरात के भी चुनाव हुए, अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसमें भी ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन तब बीजेपी ने कभी ईवीएम के ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाया जब बीजेपी की आपत्तियों का जवाब उसे मिल गया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो तमाम आपत्तियाँ हैं वो जवाब देने के बावजूद भी बार बार उठाई जा रही है। आपको याद होगा कि बीच में तो चुनाव आयोग ने अपनी ओर से आमंत्रित किया था, सभी राजनीतिक दलों को पत्र लिखा था कि आप आइए और बताइए कि कहाँ आपको दिक्कत है, अगर डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते तो करके दिखाइए। उसमें आम आदमी पार्टी तो आपने देखा था कि विधानसभा के अंदर, क्योंकि विधानसभा आप जानते हैं कि वहाँ प्रोटेक्शन है, विधानसभा में आप जो कुछ करते हैं तो उसको आप बाहर कोई चैलेंज कर नहीं सकता कोर्ट में। तो अपनी विधानसभा में उन्होंने अंदर एक चांदनी चौक से एक डिब्बा ला करके दिखाया था कि कैसे हो सकता है, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने असली ईवीएम पे करने का बोला तब वो नहीं कर पाए थे, ना करने गए थे कोई। तो ये दिखाता है। दूसरा, अभी जो चुनाव हुए इसमें ये कह दिया गया कि महाराष्ट्र में दिक्कत है ईवीएम में, तो ये मांग की गई और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक जो रैंडम मिलान होता है वीवीपैट का ईवीएम के रिजल्ट्स के साथ, वो किया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से, और सभी सीटों पर जहाँ जहाँ भी किया गया सभी मशीनों पर 100% टैली किया, कहीं भी ऊंच नीच नहीं हुई एक वोट की भी। तो ये क्या दिखा रहा है कि सिस्टम जो पूरा फुल प्रूफ है, कि इसमें कहीं भी किस तरह की कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है। तो ये तो रही बात ईवीएम की। और जहाँ तक ईवीएम का प्रश्न है, तो जो बात उमर अब्दुल्ला ने कल कही वही बात कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। एक मौखिक टिप्पणी में जब ईवीएम को चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी ये कहा गया कि जब आप चुनाव जीतते हैं तब तो आपके लिए ईवीएम ठीक हो जाती है, और जब चुनाव हारते तब आप ईवीएम पर प्रश्न उठाते हैं। ये बात अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं। अब उमर अब्दुल्ला क्यों कह रहे हैं इस पर भी आप लोगों ने चर्चा की, लेकिन 2-3 बातें यहाँ समझनी ज़रूरी है कि जो जम्मू कश्मीर राज्य की प्रवृत्ति है वहाँ पर होता यही कि आप जब अपोजिशन में होते हैं तब तो आप लगता है कि जैसे
अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं या आप वैसी भाषा बोल रहे हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टी की भाषा नहीं होगी। लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो फिर आपको दिल्ली की तरफ देखना पड़ता है, दिल्ली से आपको हाथ मिला के चलना पड़ता है। अभी यहाँ का जो नतीजा आया है जम्मू कश्मीर का, बहुत शानदार नतीजा आया। जम्मू कश्मीर की जनता ने बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना जनादेश दिया। उसमें उन्होंने एक ज़बरदस्त बैलेंस स्थापित किया। जम्मू में आपने देखा कि बीजेपी को उन्होंने सारी सीटें करीब करीब दे दी और कश्मीर में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को दे दी, और बाकी चाहे पीडीपी हो चाहे कांग्रेस, उनको सबको एक तरफ से उन्होंने किनारे कर दिया। तो ये जनादेश क्या था कि जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलकर चलना होगा, और यही कारण है कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में अपने वहाँ से एक हिंदू को जम्मू को डिप्टी सीएम उन्होंने बनाया। मिलकर चलना होगा। किस तरह चलना होगा? नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी को मिलकर नहीं चलना है, जम्मू और कश्मीर को आपको मिलकर चलना है, साथ लेकर चलना है। कोई भी एक ऐसा मैसेज न जाए कि कश्मीर जो अलग जा रहा है और जम्मू अलग जा रहा है। और वो तो जो हमारे संविधान निर्माता थे जिन्होंने परिकल्पना की थी राज्य की, उन्होंने इसी तरह से की थी। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर हमेशा बोला, कभी कश्मीर नहीं बोला। बल्कि मीडिया में तो कई बार कश्मीर कश्मीर लिख दिया था। मुझे उस पर भी एतराज़ होता है कि आप खाली कश्मीर क्यों लिखते हो, जब संविधान में लिखा कि जम्मू कश्मीर इसका नाम है तो पूरा जम्मू कश्मीर बोला कीजिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला की बार वापस आते हैं तो उनका ये रिकॉर्ड रहा है, उनका भी, उनके पिताजी का भी, कि जब वो विपक्ष में होते हैं तब लगता है कि अरे पता नहीं क्या करने वाले हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो उसके बाद वो दिल्ली में चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, उसकी तरफ थोड़ा सा दोस्ताना रवैया उनका रहता है। इस मुद्दे में बिल्कुल जैसा संजय जी ने कहा, साफ है कि कांग्रेस की ढिलाई जम्मू कश्मीर में रही, और उसको चुनाव के दौरान ही उमर अब्दुल्ला ने टोक दिया था कि ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, आपको यहाँ पे थोड़ा ताकत लगाने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर आपने देखा कि जो कल उनका बयान आया वो केवल ईवीएम पर नहीं है, वो सेंट्रल विस्टा को लेकर के भी है, वो नए संसद भवन को लेकर के भी है। वो कह रहे हैं कि दोनों चीज़ें क्यों नहीं बननी चाहिए, नया सेंट्रल विस्टा क्यों नहीं बनना चाहिए, नया संसद भवन क्यों नहीं बनना चाहिए। तो उसको लेकर के भी वो बीजेपी का एक तरह से स्टैंड उसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो ये रही बात उमर अब्दुल्ला की। और अब आते हैं इंडिया गठबंधन पर। तो ये बिल्कुल दिख रहा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन के भीतर दरार देखने को मिल रही है नेतृत्व को लेकर, क्योंकि हमने ये देखा था कि चुनाव के समय तो कांग्रेस को लीडरशिप मिली क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। और आज ही आप ये मत भूलिए कि संजय झा जो कि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी, उनका भी एक इंटरव्यू आया है इंडियन एक्सप्रेस में। उसमें वो उन परिस्थितियों का खुलासा कर रहे हैं जिनके चलते नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन छोड़ के जाना पड़ा। और मुझे पता है क्योंकि मैंने उस वक्त रिपोर्ट भी किया था कि नीतीश कुमार क्यों नाराज थे, क्योंकि पूरा गठबंधन बनाने में नीतीश कुमार की भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस एक तो उसको हाईजैक कर रही थी, और दूसरा जो जिस रफ्तार के साथ इस गठबंधन को आगे जाना था वैसा कांग्रेस कर नहीं रही थी। मीटिंग्स नहीं हो रही थी, कन्वीनर नहीं बनाया जा रहा था, कोई जो सेक्रेटरीट बनाने की बात थी वो नहीं हो रहा था, कोई झंडा बनाने की बात हो रही थी वो नहीं हो रहा था। तो इसलिए नीतीश कुमार को आखिरकार हताशे में आकर छोड़ना पड़ा, और वो जानते हैं आपकी वो फैसला कितना महत्वपूर्ण साबित हुआ नीतीश कुमार का वहाँ से छोड़ करके इधर आना। लेकिन ये जो शुरुआत में आपने प्रश्न पूछा था कि इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा, मुझे लगता है कि विपक्ष का जो गठबंधन है, और गठबंधन के बारे में आप ये कह सकते हैं गठबंधन जो होते हैं वो सत्ता में आने के लिए होते हैं, विपक्ष में रहने के लिए गठबंधन कोई नहीं करता। इसलिए हम जब देखते हैं कि जब गठबंधन बनते हैं तो बहुत धूमधाम से बनते हैं, और जब टूटते हैं तो उनका कोई जिक्र नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि लगता है कि हाँ ये तो ठीक है विपक्ष में, अब इनको गठबंधन करके करना क्या। लेकिन अभी जो परिस्थिति है और जो लोकसभा कंपोजिशन है, इसमें मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, अगर इस पर गंभीरता से वो विचार करते। जिस तरह का नंबर गेम है उसमें इंडिया गठबंधन का मजबूत रहना, इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी था, लेकिन वो ये नहीं कर पा रहे हैं आपसी मतभेद के चलते, ये अलग बात है। लेकिन कहाँ तो आपको याद होगा कि बातचीत यहाँ तक थी कि शैडो कैबिनेट बनेगी, शैडो पीएम बनेंगे, और जो एलओपी होगा उसको एक तरह का शैडो पीएम बनाने की बात होगी। वो हर मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन हो क्या रहा है इस पूरे सत्र में, आप देखिए कि एक भी ऐसा मुद्दा उन्होंने ऐसा नहीं उठाया जो आम जनता सरोकार रखता हो। और यही कारण है कि जो उनके अपने सहयोगी हैं वो फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं, वो चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे अब उमर अब्दुल्ला हों, चाहे अखिलेश यादव हों, सब इससे दुखी हैं। तो ये एक बड़ा मौका था जो उनको लगता है कि हाथ से निकला है। अब जहाँ तक चुनाव की बात है, अगला चुनाव जानते हैं दिल्ली, तो वहाँ तो गठबंधन उनका होना नहीं है, वो तो पहले तय हो चुका, सबकी लिस्ट आ गई। बिहार, तो वहाँ पर बिहार में आरजेडी जो है उसने अभी से प्रेशर डालना शुरू कर दिया, ताकि झारखंड में जिस तरह से कांग्रेस ने किया था, ज़्यादा सीटें ले ली और स्ट्राइक रेट कम हुआ और उसके चलते गठबंधन की सीटें कम आई, वैसा बिहार में एक बार फिर से ना हो। क्योंकि बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था और कम सीटें जीती थी। तो ये तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। तो ये कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि ये तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। मयंक सर, ये लोकसभा में इंडिया गठबंधन से वो उम्मीद नहीं थी जिस तरह का परिणाम आया कि भाई बीजेपी 240 पर रुक गई,
जबकि उम्मीद थी कि एनडीए गठबंधन 400 के करीब जाएगा, एग्जिट पोल्स में भी दावे हो रहे थे और ओवरऑल जो एक मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन चीज़ें उससे उलट आई। मतलब इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को भी जो 99 कहने को 100 नहीं थी, एक कम थी 100 में, लेकिन एक संजीवनी की तरह थी। कांग्रेस के बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस दिखने लगा। लेकिन हरियाणा में हार के बाद या महाराष्ट्र में, क्योंकि 2 में उम्मीद थी, आपने लोकसभा में भी अच्छा किया था, आप अच्छा करोगे, उसके बाद से चीज़ें बदल रही हैं। इवन गठबंधन में भी वो जो एक सुर में जब शुरू में आए थे, लोकसभा का जो पहला सत्र था, दूसरा उसमें राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से बहुत सारे दूसरे नेता, हमारे नेता हैं राहुल गांधी, अब देखिए वो कहते हैं ये इनका मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। ईवीएम पे अलग अलग राय है, या जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं, या जो जम्मू कश्मीर है, उस तरह की बातें हो रही हैं। लीडरशिप तक पे भी सवाल उठ रहे हैं कि बात हुई कि ममता बनर्जी को दे देना चाहिए या क्या होना चाहिए। तो ओवरऑल अभी मौजूदा हालात को देखते हुए आप भविष्य, मूल सवाल पे ही लौटते हैं, उस पर ही आपकी टिप्पणी होगी कि इंडिया गठबंधन का भविष्य आपको क्या दिख रहा है? उसके लिए ये बहुत जरूरी है जानना कि इतना विरोध का सुर क्यों उभर रहा है। माइक अपने पास रखिए। हाँ, आप ही की आवाज़ सबसे कम आती है। और एक चीज़ और मयंक जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, हम लोग बात भी कर रहे थे इस कार्यक्रम के पहले, आपने एक लेख लिखा कि भारत का युवा क्यों नाराज़ है कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, वो किस बेसिस पे लिखा, उसको भी समझाइए आज। क्योंकि आज जब हम बात कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक की, इंडिया भविष्य की, तो इंडिया का भविष्य जो भी होगा उनकी अलायंस का, उस पर गठबंधन, हाँ, इंडिया अलायंस, हाँ, इंडिया का जो भविष्य वो तो बहुत ही सुनहरा है, स्वर्णिम है। इंडिया गठबंधन, हाँ, इंडिया जरूर ब्लॉक, बोलिएगा। हाँ, इंडिया ब्लॉक में राहुल गांधी के बगैर इंडिया ब्लॉक क्या एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि राहुल गांधी की वजह से ही नाराजगी आपके लेख के मुताबिक। विरोध के स्वर क्यों उठ रहे हैं, वही कारण है कि सबको अब लगने लगा है कि कांग्रेस अंडर प्रेजेंट लीडरशिप सबसे बड़ी लाइबिलिटी हो गई है, सबसे बड़ी लाइबिलिटी हो गई है। यही ले लेते हैं ये भारी भी है। हाँ, मतलब प्रेजेंट लीडरशिप के साथ जो कांग्रेस है ये लाइबिलिटी हो। अब इसको, इस स्टेटमेंट को हम पीछे मुड़ के देखते हैं। जैसे कांग्रेस की सीट कहाँ कहाँ बढ़ी? महाराष्ट्र में बढ़ी, लोकसभा में बढ़ी, हरियाणा में बढ़ी, राजस्थान, लेकिन हाँ राजस्थान में बढ़ी। अब सबका देखिए, यूपी भी, यूपी का क्रेडिट हो सकता है कि बोल रहे हो अखिलेश यादव सोच रहे होंगे, और मेरे हिसाब से अब विथ रीजन सोच रहे होंगे कि मेरे कंधे पे चढ़ के इनको ज़्यादा सीट मिली। महाराष्ट्र में यही बात शरद पवार और शिवसेना वाले भी बोल सकते हैं कि मेरी बदल। केरल में इनका पीक था, तेलंगाना में और कर्नाटक में इनकी सरकार है, फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा वहाँ। एक ही जगह जहाँ 1-to-1 कंटेस्ट था, इसमें वहाँ सीट शेयर बढ़ा, वो था राजस्थान। मध्य प्रदेश में एक सीट इनका हुआ करता था, और उस सीट का हम लोग चर्चा भी कर चुके हैं, छिंदवाड़ा की सीट, जो 1952 से लेके अभी तक जनरल इलेक्शन में कभी नहीं आ रहे थे। एक बाईपोल हार गए थे, एक बाईपोल हारे थे, वो भी, हाँ, वो भी चला गया इनके हाथ से। तो अब एलआई क्यों ना सोचे कि मेरे कंधे पे चढ़ के इन्होंने जो 54 से लेके 99 का नंबर आया, एलआई सोच सकते हैं कि मेरे कंधे पे चढ़ के इनको, और वो क्यों, हम इनको क्यों प्रॉप अप करें, और प्रॉप अप करके और मेरा ये एजेंडा छीनने लगे और अपने ही सुर में गाने लगे। एक ये हो सकता है, एक कारण यही साफ दिख रहा है। सर, कांग्रेस ने बीजेपी जहां फेस टू फेस था, जहां रनर या विनर था, 2019 में 190 में कांग्रेस से 15 जीती थी, लेकिन इस बार उसका स्ट्राइक रेट 29% तक गया है। अरे तो उस बढ़ा है, मतलब पहले से। आप बड़ी पार्टी हैं, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हैं, और उस 3 चुनाव के बाद पहले में 10 था, 12 था, दूसरे में वही था, उसके बाद 29 आ गए। आप बड़ी पार्टी में कम से कम 50% रहेंगे ना। 29 से आप खुश हो गए क्या कि हमने 1-to-1 कंटेस्ट में 29 कर लिया, तो बहुत बढ़िया। अब उस 29 में भी एक स्टेट को अगर आप हटा दें, राजस्थान को अगर हटा दें, राजस्थान और थोड़ा महाराष्ट्र में, मुझे लगता है हाँ, महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन हम बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना क्लेम कर सकती है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव क्लेम कर सकते हैं। दूसरी बात सुमित सर ने कहा, तो इसीलिए हमको लगता है कि कांग्रेस अंडर प्रेजेंट लीडरशिप एलआई को लगने लगा है कि हमको ड्रैग डाउन कर रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी लाइबिलिटी हो गई है, इसीलिए सब किनारा कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो कांग्रेस
का ये मार्जिनलाइजेशन, ये हाशिए पे क्यों आ गया है, मेरे पास भी जवाब नहीं था इसका। हमको लग रहा था क्या कि बड़ा यूनिक चीज़ सब हो रहा है देश में। 2014 के बाद बीजेपी की जो जीत हुई है, हम सब ने बहुत सालों से इलेक्शन को देखा है, ऐसी जीत नहीं होती थी इंडिया में। लगातार हर इलेक्शन में 50% के आसपास वोट शेयर, और कांग्रेस वहीं की वहीं है जो हाँ 2009 में थी। अगर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वोट्स देखें तो कांग्रेस एग्जैक्टली उसी जगह पे है। उस बीच में हम सबको पता है कि नंबर ऑफ वोटर्स कितने बढ़ गए देश में, 71 करोड़ से 98 करोड़ हो गया वोटर्स। 26 करोड़ ऐड हुआ, उस 26 करोड़ में 16 करोड़ हिस्सा कांग्रेस बीजेपी को चला गया, और कांग्रेस का कितना बढ़ा, 1.7 करोड़। तो इसका जवाब अब हम लोग कास्ट के चश्मे से देखते हैं, सोशल जस्टिस के चश्मे से देखते हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के हिसाब से देखते हैं। इस सब को अगर देखें तो भी वो जो हो रहा है इंडिया में पॉलिटिक्स में, वो इस किसी चश्मे से ठीक से समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है। एक चीज़ हमको लगा कि शायद एक बहुत बड़ा तबका, और हम सुमित सर इसको डिस्कस भी कर चुके हैं, एक बहुत बड़ा तबका है, पहले भी होता होगा, जिसको कास्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब कास्ट एग्नोस्टिक पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है, और इसको कास्ट को रिप्लेस किया भारत के इक्विटी कल्ट ने। और पहले बोलते थे क्या कि ये बहुत छोटा तबका है पैसा लगाने वाला, ये इतना बड़ा तबका हो गया है। 22 करोड़ हमने जो लिखा था उसमें 22 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट हैं। अब एग्जैक्ट नंबर भी हम थोड़ा बताएंगे। 22 करोड़ म्यूचुअल फंड अकाउंट हैं, 18 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं। सब मिला के अगर जोड़ दिया जाए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू कर मिलाते हैं, तो हमारे आपके जैसे निवेशकों का 113 लाख करोड़ शेयर मार्केट में लगा हुआ है। अब 22 करोड़ और डीमैट अकाउंट 18 करोड़ में, अगर बहुत सारे लोग का डीमैट अकाउंट भी होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, एक आदमी का, जैसे मेरा 2 फोलियो माना जाएगा, मेरे पास 2 म्यूचुअल फंड का है, 2 फोलियो माना जाएगा, तो इस सारे डुप्लीकेशन को अगर हटा भी दें तो भी कम से कम 15 करोड़ ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में जुड़े हुए हैं। 15 करोड़ इंटू 4 कर दीजिए, 60 करोड़ इंडियंस इंटू 4 इंडिया। हाँ, फैमिली। हाँ, अगर मेरा पैसा लगा हुआ तो मेरे परिवार वाले भी उससे जुड़े हुए हैं। 60 करोड़ आदमी का डायरेक्ट एक्सपोजर है। अब इसी में कोई भी उदाहरण ले लीजिए, अब राहुल गांधी के स्टेटमेंट को ही ले लीजिए। 3-4 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया बैंकिंग सेक्टर का एनपीए बढ़ रहा है। अब ये लाफेबल है, मेरे हिसाब से लाफेबल है, इसीलिए कि पिछले 7-8 साल की जो बहुत अच्छी कहानी है इंडिया की, वो ये है कि एनपीए लगातार गिरा है, और इंडियन बैंकिंग सेक्टर को माना जाता है कि अभी के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे साउंड, सेफ, रोबस्ट है। ऐसे में शॉर्ट सेलर जैसा ये स्टेटमेंट देना कि बैंकिंग सेक्टर सही नहीं कर रहा है, अब जिसने बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाया हुआ है या उससे जुड़े हुए म्यूचुअल फंड में लगाया, उसको कैसा लगेगा? वो कभी भी अलग दृष्टि से देखेगा कि ये तो सीधा मेरे जेब पे चोट है। और शायद इसीलिए हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे किसी इलेक्शन में वोट आना नहीं आना एक फैक्टर पे तो होता नहीं है। क्या राहुल के स्टेटमेंट से मार्केट इतना इम्पैक्ट होता है? मतलब आप देख लीजिए, उसका एम्पेरिकल कुछ ऐसा है आप कि देख लीजिए, राहुल ने स्टेटमेंट दिया, मार्केट गिर जाए, वो हो जाए, इतना मार्केट इतना सीरियसली लेता है राहुल गांधी को? ये तो आप जैसे पहले ये जो आपका इमीडिएट सवाल इसके पर, राहुल गांधी के बयान का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 2004 में क्या हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई थी इंडिया शाइनिंग वाली, उसके बाद आपको याद होगा एबी बर्दन साहब थे। एबी बर्दन साहब ने आते ही स्टेटमेंट दिया था कि जो डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री है जो वाजपेयी सरकार में बनी थी, हम इसको खत्म कर देंगे। उनका ये बयान आते ही मार्केट औंधे मुँह गिरा था, मैंने 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा की, जहाँ तक मुझे याद 1800 पॉइंट के करीब की गिरावट हुई थी एक ही दिन में। वो सबसे बड़ी गिरावट में से एक है। और लोअर एक स्टेटमेंट जो है काफ़ी असर 15% गिरा था। नहीं, जो मयंक करे, आपने जो सवाल पूछा कि राहुल गांधी के बोलने से क्या मार्केट गिरता है, जवाब है नहीं गिरता है। नहीं, वो जो गिरता भी है मार्केट। एक सेकंड, वो जो कह रहे हैं, जो मैं समझ रहा हूँ, उसका अर्थ ये है कि अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, जो संख्या वो बता रहे हैं, और मैंने अपने आसपास भी देखा है कि यंग बच्चे जो नौकरी के लिए आज जा रहे हैं, अगर आप ऑफिस में भी सर्वे करेंगे कि अगर कोई 100 रुपये कमा रहा है तो
उसमें, और जो 1000 भी कमा रहा है, जो 100 भी कमा रहा है, वो भी उसमें से 5 रुपये SIP या किसी तरह और का इन्वेस्टमेंट डाल रहा है, बाकी 95 में वो अपना काम चला रहा है। तो वो संख्या बढ़ रही है। जो कह रहे हैं वो एक नया पर्सपेक्टिव ऐड कर रहे हैं, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव है। और इस तरह की चीज़ों पे आमतौर पे चर्चा नहीं होती, इसलिए वो जो कह रहे थे मैं उसको बहुत ध्यान से सुन रहा था। अगर मान लीजिए कि उनको लगता है कि राहुल गांधी, एक तो मतलब बहुत सारी चीज़ जो कहते हैं वो कांग्रेस के लोग ही समझ पाते हैं, शायद वो भी पूरा नहीं समझ पाते मेरे हिसाब से, मैं गलत हो सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर हूँ तो मुझे लगेगा कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो फिर पता नहीं कहाँ जाएगा मेरा इन्वेस्टमेंट। इनकी जो नीतियाँ हैं या बाकी चीज़ कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम सेइंग, राहुल गांधी जो कहे उसका तो उल्टा हुआ। SBI कह रहे थे डूब जाएगा, SBI कहाँ उठ करके खड़ा हुआ। उन्होंने कहा कि आपका LIC डूब जाएगा, HAL डूब जाएगा, उठ करके खड़ा हो गया। उसका एक जो अर्थ है कि एक जो युवा वर्ग आ रहा है वो कास्ट सेंसस से आगे देख रहा है, वो एस्पिरेशनल इंडिया है, एक कॉन्फिडेंट इंडिया है जो कुछ करना चाहता है। जब आप कहते हैं कि सारे जो पिछले बार मैंने कहा था मिट्टी पानी धूप हवा, सुमित ने कहा कि अच्छा वो ये कोई वो इलाज नहीं है ना। आप एक्सरे और MRI, अरे MRI एक्सरे के बाद क्या, जो नया इंडिया है, जो वो फिगर कह रहे हैं कि कास्ट के मुताबिक वो एक अलग तरह का लेवलर आ रहा है, जो कास्ट एग्नोस्टिक है, जो कास्ट चीज़ों से ऊपर उठा हुआ है, उस चीज़ को नहीं लेकर के चल रहा है। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव है। इसीलिए आप देखिए जो नया जो विवाद आ रहा है, ऑब्वियसली जो ये कह रहे हैं इन्होंने अपना एक रिसर्च किया, लेकिन इस तरह के बाकी रिसर्च बाकी लोग भी कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला को भी आप देखेंगे तो एक नए तरह के लीडर हैं, मतलब बहुत चीज़ें उनकी, वो बीजेपी के सरकार में वो एक्सटर्नल अफेयर्स माने जूनियर मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अभिषेक बनर्जी नए पौध के नेता हैं, बाकी लोग कई बार आप नए पौध के होते हैं लेकिन सोच आपकी पुरानी होती है। तो ये जो पूरा चीज़ है ना, क्या उनकी लीडरशिप में भरोसा, कल जो वहाँ बोल रहे थे हाउस में, क्या उसने भरोसा जगाया वहाँ जो विपक्ष में बाकी लोग बैठे हुए थे, या जो लोग बाहर सुन रहे थे, या जो भरोसा वो कहते हैं कि युवा नेता हैं, मतलब और 14 साल की उम्र में ही दादी से, 14 के पहले ही, 14 साल की उम्र में तो दादी गुजर गई थी, उसके पहले से हुई वो बात करते थे कि सावरकर जो थे अच्छे थे कि बुरे थे, और आपने दादी जो चिट्ठी लिख दी वो अच्छा है कि बुरा है, मतलब उन्होंने तो कहा ना कि इंदिरा गांधी के जाने। तो इससे देश कोई मतलब बहुत समझता नहीं, क्योंकि उसका प्रतिकार भी आता है। मैं सर आप बात कंप्लीट हुई नहीं थी। नहीं, आपकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी। मेरी आपकी बात पूरी नहीं हुई, और मैं इसी में एक सवाल और भी जोड़ना चाहता था, जो हमारी आपकी बातचीत भी हुई थी कि जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ा है, और स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडियन स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ से भी सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स खोले गए हैं। तो क्या ये भी एक कोरिलेशन है बिटवीन द परफॉर्मेंस, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस और साथ साथ इन्वेस्टमेंट? हाँ, पिछले 3-4 से एक बहुत ही, उसमें मैंने लिखा भी है, एक NSE मार्केट पल्स नाम की रिपोर्ट आती है, हर महीने आती है वो, और उसमें बहुत सारा फिगर रहता है। एक साथ ये भी रहता है कि टॉप 10 सिटीज़ इस महीने में कौन से रहे जहाँ से सब ज़्यादा नए इन्वेस्टर जुड़े। कमाल का है वो। हमको लगता है कि कांग्रेस वाले को तो देखना ही चाहिए वो। उसमें से रेयरली दिल्ली मुंबई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी है, डिस्पोजेबल इनकम भी दिल्ली मुंबई में है, इसलिए यहाँ के लोग तो रहते ही हैं। कभी तिनसुकिया आ जाएगा, कभी झारखंड का कोई सिटी आ जाएगा, जमशेदपुर आ जाएगा, रांची आ जाएगा, धनबाद आ जाएगा, पूरे देश से हो रहा है। और अभी जो है सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो जो कर रहा है निवेशक का बेस, वो उत्तर प्रदेश में। एक तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन भी है, सबसे ज़्यादा नंबर 2 या नंबर 1 हो गया अब। महाराष्ट्र नंबर 1 है, नंबर 2 यूपी है। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि टॉप 10 अगर देखेंगे तो उसमें से एक ही जगह, एक ही स्टेट है जहाँ कांग्रेस का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, वो कर्नाटक है, लेकिन उसका शेयर बहुत छोटा है। बाकी टॉप 10 में से कांग्रेस गायब है। एक चीज़ सॉरी क्लियर कर दीजिए, अब जब आप निवेशक बोल रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं ना? हाँ, SIP, म्यूचुअल फंड्स, दोनों उनकी संख्या, दोनों डायरेक्ट। हाँ, अच्छा, ओके। मुझे क्या लगता है, एक चीज़, जब आपकी बात हो गई, हाँ, अच्छा, मैं एक चीज़ और मुझे लगा ना अभी हमें चर्चा में बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दिया है उन्होंने, नई लाइन लेके आए हैं। और ये मतलब आज से नहीं, हम लोग पिछले कई दिनों से बात कर रहे थे इस चीज़ को लेकर अखिलेश जी,
कि ये जो नया वर्ग बना है, जो मिलेनियल है, जो 18 साल में पहली बार वोट देता है या दूसरी बार वोट दिया होगा, इन लोगों को हम जो यहाँ बैठ के सोचते हैं, बात करते हैं कि ये कास्ट की बात हो गई, इसको टिकट देना, उसको टिकट, उसको मतलब ही नहीं है। वो ये देखना चाहता है कि भाई मेरे लिए क्या है। मैं बेस्ट एग्जांपल देखिए ना कि 4 तारीख को रिजल्ट आया, 5 तारीख को स्टॉक मार्केट कहाँ चला गया। तो ये जो कहानी बोल रहे थे, ये उसमें इसका आंसर छिपा हुआ है। और इसमें एक पेच है महंग, जो उस पर भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी चुनाव आयोग में बातचीत हो रही थी लोगों से, अधिकारियों से, उनका बल्कि वो निराश थे इस बात को लेकर के कि हम तो बहुत प्रयास करते हैं कि जो नए मतदाता उनको जोड़ा जाए, तमाम तरह की सुविधाएं भी हम देते हैं लोगों को कि वो आके अपने घर से निकल कर मतदान करें, लेकिन वो इस बात को लेकर निराश थे कि जो युवा जो हर बार चुनाव में नई संख्या उनकी बढ़ती है, उनमें मतदान प्रतिशत बहुत कम है। उनमें अभी तक वो मतदान के लिए वैसा उत्साह नहीं दिखता जैसे कि वो अपेक्षा करते हैं। तो फिर ये थ्योरी कहाँ बैठती, क्योंकि अगर वो युवा जिनको जोड़ा जा रहा है या जो फर्स्ट टाइम वोटर्स आ रहे हैं, अगर वो मतदान में नहीं आ रहे हैं या उस तरह से नहीं आ रहे हैं, तो फिर ये परिणाम पर कैसे असर पड़ेगा? इसका जवाब आपने पहले ही, जो आपका ऑब्जर्वेशन था, आपने खुद दे दिया था कि अर्बन एपैथी है, लेकिन हम लोग गलती कर रहे हैं। सिर्फ अर्बन एरिया से नहीं आ रहा है, सिर्फ बड़े सिटी से नहीं आ रहा है, और तो ये कटिंग अक्रॉस ज्योग्राफी है। गांव से भी एसआईपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है। ये डीमैट अकाउंट और इंटरनेट ट्रेडिंग की वजह से, और साथ मोबाइल ऐप, हाँ, मोबाइल ऐप की वजह से ये सब उसमें अगर देखेंगे ना, तो जो सवाल अखिलेश साहब कर रहे थे, मेरा जो एक चुनाव कवर करते हुए एक आइडिया है कि मेट्रोज में सही में युवा कम जाते हैं, कुछ जाते हैं, मतलब, और वो संख्या जैसी है वो अनुपात नहीं है। लेकिन यहीं से आप थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस कर जाइए, मतलब यहाँ से हम नोएडा में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इंटीरियर गाजियाबाद की तरफ या नोएडा की उस तरफ चले जाइए। वहाँ आप किसी भी कॉलेज में अगर आप एंटर करेंगे, किसी भी डिग्री कॉलेज में, क्योंकि वहाँ से फिर वो शुरू होता है ना वोटिंग का एज, उनके अंदर उत्साह होता है, वो जाते हैं। बनस्पत की अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाएं या जेएनयू चले जाएं या कहीं और भी यहाँ के बाकी संस्थान चले जाएं, तो वहाँ का युवा को हमें, मतलब इस समय मेरे पास वो आंकड़े नहीं है या अनुपात कोई स्टडी वाली चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि उनके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है इलेक्शन को लेकर के, और ये वो एक मत बनाते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन बुरा है। थोड़ा एक परसेंटेज है जो, मतलब अगर वो फ्लोटिंग वोट नहीं होता तो कोई अचानक से इतना संख्या से जीतता और हारता, मतलब अदरवाइज तो कास्ट तो फिक्स है ना, अदरवाइज तो कास्ट तो फिक्स है ना। यही नंबर अपने आप में बहुत अजूबा नहीं है, जो कोई कि 26 करोड़ वोटर, नए वोटर आए, 26.4 करोड़ नए वोटर आए, और उसमें से कांग्रेस का 1.7 करोड़ ऐड हुआ है पिछले 15 साल में, और बीजेपी का 16 करोड़। अब इस, लेकिन मयंक सर, जो ये बात हो रही है कि जो सुमित सर भी कह रहे थे कि एक जो नया वर्ग आया है, मिलेनियल है, उस पर कास्ट का उतना इम्पैक्ट नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन अगर कास्ट का इम्पैक्ट नहीं है तो उस पर रिलीजन का भी इम्पैक्ट नहीं होगा। हम कैसे मान लें कि वो कास्ट पे तो भरोसा नहीं करता, लेकिन वो धार्मिक हिंदू तो उसकी पॉलिटिक्स से प्रभावित होगा, तो उसके लिए वो भी तो अपॉर्चुनिटी फिर कांग्रेस के लिए भी डेवलप हो रही है वहाँ पे। और दूसरी बात, अगर एक प्रो मार्केट या प्रो डेवलपमेंट पार्टी, जो बीजेपी की इमेज उस ढंग की, मार्केट उस ढंग से रिएक्ट करता है बीजेपी के लिए, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो आप मार्केट थोड़ा अप दिखता है। कांग्रेस अगर आ जाएगी या दूसरी पार्टी जो प्रो मार्केट नहीं मानी जाती है, वो मार्केट गिरता भी है। तो लेकिन बहुत सारे राज्य स्तर पे ममता जी का लगातार जीतना, ममता जी की तो इमेज बहुत प्रो मार्केट नहीं है, या तमिलनाडु में या जहाँ पे लेफ्ट की सरकार लगातार दूसरी बार आई और अच्छे बहुमत से आई, केरल में, तो ऐसे भी तो एक उदाहरण है बहुत सारे। एक सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, अदर पार्टियां भी तो हैं जो प्रो मार्केट नहीं, जिनकी इमेज है। आपने, अखिलेश जी ने स्टोरी का एक ही हिस्सा बताया कि बर्धन साहब के स्टेटमेंट के बाद 15% सेंसेक्स और निफ्टी गिरा था उस दिन, लेकिन शेयर मार्केट के एब्सोल्यूट रिटर्न को आप देखेंगे तो 2004 से लेके 2009 तक का जो ग्रोथ था इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है। तो आप ये नहीं, और दूसरी बात, मनमोहन सिंह उस समय 2014 में किसी को पता नहीं था मनमोहन सिंह होगा, लेकिन मनमोहन सिंह 4 में पता नहीं था, 2009 में जब मनमोहन सिंह रिटर्न हुए थे तो अपर सर्किट लगा था। तो ये नहीं था कि कांग्रेस का इमेज जो है एंटी, और ये इसे जोड़ के मैं बोल रहा था कि ये आयरनी है।
अपने आप में जो आपका सवाल था, अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। और देखिए आप किस तरह से कांग्रेस पार्टी, जो जिसको श्रेय जाता है इस देश में फ्री इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, उसके बारे में आज ये बात हो रही है कि उसके आने से या उसके नेताओं के बयान से क्या मार्केट गिरता है। ये अपने आप में इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप एक मेन स्ट्रीम पार्टी को एक फ्रिंज की लाइन पर लेकर के जाते हो और इतना लेफ्ट ऑफ द सेंटर उस पार्टी को बना देते हो, जो कि सेंट्रिस्ट पार्टी थी, उसको आप लेफ्ट के उस पर रास्ते पे इतना लेकर चले जाते हो, तो ये नौबत आती है जो आज कांग्रेस पार्टी साथ दिख रही है। वरना जैसा कि आप भी आंकड़े बता रहे हैं, नरसिम्हा राव के ज़माने से और डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने से हमने देखा किस तरह से मार्केट हमेशा कांग्रेस की पार्टीज को कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिसी थी उनको वेलकम करता है। जो बात अभी अखिलेश जी ने ना मेरे मुंह के शब्द छीन लिए, मैं कहा ये वही पार्टी है कांग्रेस जिसने इस देश के अंदर पूंजीवाद, बाजारवाद, जिसको कह लीजिए, कैपिटलिज्म कह लीजिए, उस तरफ लेके गए और डंके की चोट पर लेके गए और माइनॉरिटी सरकार में लेके गए मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव के वक्त में, और उसको पूरे देश ने स्वीकारा भी, उसका फायदा भी देश को मिला है। जो बात अखिलेश जी बोल रहे थे, मुझे क्या लगता है ना सर, ये जो लेटेस्ट कांग्रेस पार्टी है आज की तारीख में, ये इसका पर्पस था कि नरेंद्र मोदी को रोकना है। इसका पर्पस ये नहीं था कि हम आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे। ये जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट था कि हम रोकने के लिए एक हो रहे हैं, हम रोकने के लिए ये ब्लॉक बना रहे हैं, रादर देन कि हम मिलकर कुछ करेंगे, हम कंस्ट्रक्टिवली ये काम कर सकते हैं। और शायद ये रीजनल पार्टी की जो ताकतें थी, उनकी जो पॉलिटिक्स होती है कि भाई आप ये नहीं करना, अगर आप हमारे साथ आएंगे तो आप हमारे रीजन के बारे में सोचना, नेशन के बारे में मत सोचना, उस चक्कर में कांग्रेस पार्टी फंस गई। तो जो नेशनलिस्ट पॉलिसीज होनी चाहिए थी, खासकर इकोनॉमी को लेकर, उस पर कांग्रेस पार्टी की कोई राय निकल कर सामने ही नहीं आती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो 91 से 96 का दौर याद करिए ना भाई, तब तो कांग्रेस के 222 सांसद थे जब नरसिम्हा राव ने सरकार चलाई 5 साल तक, और उस वक्त आपने रिफॉर्म्स कर दिया। आज क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? और आप ऐसे साउंड कर रहे हैं कि आप मतलब हम उस जमाने में जा रहे हैं जहां हम कितने साल पहले हुआ करते थे। जो जीएसटी आपका अपना था, बीबी था, उसको अब आप गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी, बोलते हो। उसी को आप गब्बर सिंह टैक्स बोलते हो। बताओ, आप ही के रिफॉर्म को जो आगे बढ़ाया गया उसको आप गब्बर सिंह टैक्स करके उसको आप डिमीन कर रहे हो। तो आज की चर्चा में इतना ही। लेकिन अखिलेश सर ने एक अपने आखिरी उसमें एक बहुत अच्छा सवाल उठाया था कि कांग्रेस जो एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, वो अब लेफ्ट की तरफ ज़्यादा दिखा है, उसकी जो पॉलिटिक्स उसमें लेफ्ट का असर ज़्यादा दिख रहा है। अब सवाल है कि क्या उस पॉलिटिक्स से कांग्रेस को आगे फायदा होगा या वो गलत राह पर जा रही है, खासकर अगर हम चुनावी राजनीति के बारे, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। तब तक कल हम किसी और विषय के साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।